नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी बाजार के पूरे एक्शन पर नजर रहेंगे, लेकिन फोकस करेंगे शुगर पर और साथ ही सोने चांदी पर, जहां पर सबसे ज्यादा प्राइस वाइज एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ तेजी है तो दूसरी तरफ नरमी देखने को मिल रही है। चीनी की बात करें तो चीनी को लेकर एक बार फिर से चिंताएं बढ़ने लगी हैं। तमाम ग्लोबल एजेंसियां इस साल भारत में नहीं बल्कि दुनिया में चीनी उत्पादन गिरने की आशंका जता रही हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव है वो एक महीने की ऊंचाई पर जा बैठे हैं। ऐसे में कैसा रहेगा ये साल? देश में चीनी के उत्पादन अभी कैसे हैं हालात, और साथ ही अल नीनो इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी समस्या है, और एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जिस तेजी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है उसे लेकर शुगर इंडस्ट्री की तैयारियां कैसी हैं। वहीं सोने चांदी कीमतें लगातार गिर रही हैं। चांदी का भाव अपने हाई से आधा हो चुका है। ऐसे में अभी बाजार में खरीदारी कैसी है और इंपोर्ट पर लगी पाबंदियों का बाजार पर कितना असर है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं आइस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी, आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश और प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, साथ ही कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात शुगर की कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी, इंटरनेशनल मार्केट में लगातार हम प्राइसेस में तेजी का एक्शन देख रहे हैं। थोड़ा बहुत डिप आता भी है तो रिन्यूड बाइंग वहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके के हालात ग्लोबल मार्केट्स में बने हुए हैं, की प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, चाहे वो ब्राजील हो या फिर थाईलैंड हो, वहां पर वेदर कंडीशंस की वजह से आउटपुट इंपैक्ट हो सकता है, और वही सिनेरियो इंडिया में भी नजर आ रहा है। सो फार अगर हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ओवरऑल ग्लोबल या डोमेस्टिक फ्रंट पर, तो कैसी स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, मेन फैक्टर जो अभी है वो एल नीनो का फैक्टर अभी चालू हो गया है, जिसकी असर अभी शुगर मार्केट पे इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली दोनों तरफ से हो रही है। और डोमेस्टिक में एक काफी जो रिसर्च एनालिस्ट है सभी का भी एक मानना हो गया है और एक कंसेशंस पे आ रहे हैं कि इंडिया में क्लोजिंग स्टॉक करीबन 35 लाख टन के आसपास ही बचेगा। जो आगे पहले हम 5 साल पहले कहते थे कि 60 लाख टन हम रखते थे, फिर एक ये हो गया कि 50 लाख टन होगा तो भी चलेगा, पर 35 लाख टन से क्लोजिंग स्टॉक से आगे बढ़ना, जिसमें अक्टूबर में ये एल नीनो की बारिश अगर अक्टूबर में भी रहती है तो सीजन जो है वो नवंबर में चालू होगी, तो थोड़ी टाइट जो बैलेंस शीट है इसकी वजह से ये डोमेस्टिक प्राइस ऊपर जा रहे हैं। जहां तक इंटरनेशनल प्राइस है, एल नीनो की नजर यहाँ पे ऐसी है कि थाईलैंड और इंडिया में इसका डेफिसिट रेन की बात है और ब्राजील में एक्सेस रेन की बात है। ब्राजील इज टोटली मॉडर्नाइज और जो उनका शुगर केन का कल्टीवेशन जो होता है वो मैकेनिकली होता है। हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग जो है वो कटर्स जाते हैं फील्ड के अंदर, तो वहां पे एक्सेस बारिश की वजह से केन को हार्वेस्टिंग करके यूनिट्स पे लेके जाना वो दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे बारिश नहीं होगी तो 26-27 का प्रोडक्शन कैसा रहेगा, उस बात में काफी कंसर्न्स हो रहे हैं। उसके वजह से दोनों तरफ, यानी वर्ल्ड में जो फ्राइडे को बड़ी तेजी आई थी वो इसकी वजह से आई थी कि एक कंट्री कट हो गई, इंडिया। वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं करेगी, तो अभी पूरा डिपेंडेंसी जो है वो थाईलैंड और दूसरे छोटे कंट्री और ब्राजील पे डिपेंडेंट रहेगी। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन रहते हैं, जो ट्रेडर्स लॉन्ग लेने को आ गए थे और जिसने शॉर्ट किया था वो अपना कवर के लिए आए थे, तो ये फ्राइडे में काफी बड़ी तेजी आ गई थी। आगे जाके भी अगर थोड़ी भी पोजीशन अच्छी होती है तो रोज शुगर जो है उसमें कम तेजी रहेगी, पर व्हाइट रिफाइंड में लंबी तेजी रहने की उम्मीद इंटरनेशनल मार्केट में जताई जा रही है। ओके, और डोमेस्टिक मार्केट्स में अवेलेबिलिटी या फिर ओवरऑल प्रोडक्शन में की तो आपने पहले भी बातचीत की है कि एस्टिमेट्स फर्दर रिवाइज हुए हैं, थोड़ा कम ही रह सकते हैं। उस पर्सपेक्टिव से सिचुएशन कैसी लग रही है कि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी की बात करें, कंसीडरिंग कि एथेनॉल की तरफ भी डाइवर्जन है? इसमें दो बातें हैं। 2026-27 में गवर्नमेंट जो है इथेनॉल के लिए शायद 10 लाख टन से ज्यादा नहीं दे पाएगी या जीरो पे भी रखेगी, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको बिल्टअप करने के लिए करीबन 15 लाख टन तो चीनी ज्यादा उनको जो कंजप्शन प्लस 15 लाख टन की रखनी पड़ेगी। और जहां तक डोमेस्टिक प्राइसिंग का सवाल है, तो जो हमारे नेशनल फेडरेशन की ओर से जो एक सर्वे दिया गया है कि करीबन 4200 एक्स मिल का रेट पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे शुगर इंडस्ट्री आ सकती है।
और करंटली जो प्राइसेस महाराष्ट्र कर्नाटक में है वो 3875 3900 के रेट है। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ से जो पोस्ट प्रोडक्शन की दिशा की ओर अगले 3 महीने में हम जा सकते हैं। जुलाई महीना शायद स्टेडी या थोड़ा स्लगिश रहेगा, क्योंकि बारिश की वजह से सेमी होलसेलर होलसेलर कोई माल गीला न हो जावे या मॉइस्चर न हो जावे, तो स्टॉकिंग की जो रखते हैं स्टॉक इन ट्रेड वो कम हो जाता है। तो जुलाई महीना फ्लेट जाएगा, पर अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने कुछ अच्छी तेजी के जा सकते हैं डोमेस्टिक में। ओके अच्छा, साथ ही अगर हम एथेनॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन समझना चाहें प्रफुल्ल जी, तो हमने देखा था 2025-26 में लगभग 25 लाख मेट्रिक टन सुक्रोज का डाइवर्जन हुआ था। कितना सुक्रोज आपके हिसाब से अवेलेबल रहेगा डाइवर्जन के लिए फॉर एथेनॉल, अगर हम 2026-2027 की बात करें, कंसीडरिंग जिस तरह की करंट प्रोडक्शन सिचुएशन है? ऐसा है कि 26-27 में हमें लग रहा है कि सिर्फ सुक्रोज नहीं, पर कौन से भी कितना ये ले सकेंगे वो मुश्किल लग रहा है। और शायद ये भी हो सकता है कि फूड या फ्यूल किसको प्रायोरिटी देवे, ये क्वेश्चन गवर्नमेंट के सामने खड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जहां तक सुक्रोज का डाइवर्जन का सवाल है, या तो जीरो डाइवर्जन हो सकता है, या उम्मीद है कि 10 लाख टन से ज्यादा नहीं होगा। लास्ट ईयर जैसा ऐसा कोई बम्पर सुक्रोज से डाइवर्जन करके इथेनॉल बनाना वो ठीक नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पर अब गवर्नमेंट को नक्की करना है कि चाहे वो ज्यादा इथेनॉल बनाना चाहती है या शुगर की शॉर्टेज को फेस करना चाहती है। ओके और एक सवाल और क्विकली प्रफुल्ल जी आपसे, अब E20 को कंटिन्यू करने के लिए अभी जब हम फीड की बात करते हैं, फीड स्टॉक की, तो IG2G दोनों की बात होती है, बट आपके हिसाब से कौन सी फीड से जो E20 है उसको सरकार कंटिन्यू कर सकती है? ये जो FCI के पास जो राइस है उसका मैक्सिमम अलॉटमेंट उनको देना पड़ेगा, पर वो देते समय भी एक द्विधा गवर्नमेंट के साथ हो सकती है। अगर एल नीनो सीवियर हो जाता है तो फूड बिलो पॉवर्टी लाइन और उनके लिए रखनी राइस या इथेनॉल पे देनी। तो जो E20 का टारगेट है वो मुझे तो लगता है कि हो जाएगा, पर कहाँ से होगा, कौन देगा, या कौन से आएगा, या शुगर का अच्छा बारिश से आएगा या राइस का, वो टाइम दिखाएगा। बट इट इज गोइंग टू बी ए फाइट बिटवीन फूड एंड फ्यूल। ओके ओके अच्छा मनोज जी, क्विकली आपने पूरा ये बातचीत सुनी, इन जनरल अगर प्राइसेस की बात करें मनोज जी, तो क्या रहा है आपके शुगर प्राइसेस पर? लगता है कि सस्टेन करेंगे इन्हीं लेवल्स के आसपास या फिर हायर साइड पर? नमस्कार दीपाली जी, मेरा मानना है कि यहाँ पे जो मजबूती है शुगर के प्राइसेस में वो देखने को मिल सकती है। जो यूएस फ्यूचर है अभी 14.58 सेंट के आसपास वहां पे कारोबार कर रहा है, और हमारा मानना है कि ग्रेजुअली बढ़त जो एक्सटेंड होते हुए 15.50 तक पहुंच सकती है। तो वर्तमान लेवल से लगभग 5 से 6% की जो बढ़त यहाँ पे शुगर की कीमतों में देखने को मिल सकती है। ओके ये तो बात हुई शुगर की, लेकिन अब बात सोने चांदी की कर लेते हैं। और हमने देखा है कि घरेलू बाजार हो या इंटरनेशनल मार्केट्स हो, प्राइसेस थोड़े प्रेशर में ही रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में $4000 के आसपास सोना कारोबार कर रहा है। सिल्वर एज एक्सपेक्टेड $60 के नीचे आ चुका है। लॉसेस यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। आनंद प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं, आभूषण डायमंड एंड गोल्ड के डायरेक्टर। आनंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो भाव की बात बाद में करेंगे, ये बताइए भाव जो नीचे आए हैं इससे कुछ एक्शन फिजिकल मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दिया या फिर नहीं? नमस्कार दीपाली जी, देखिए ये जो प्राइस गोल्ड का इंडियन रुपीस में हम बात करते हैं तो अभी 1,40,000 और 1,50,000 के बीच में चल रहा है। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर है और रिटेल ज्वेलरी बायर है, इसको ये प्राइस काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो मैं जून की स्पेसिफिकली बात करूं तो जून में रिटेल स्टोर्स पर फुटफॉल्स करीब 40 to 50% बढ़े हैं और रोबस्ट डिमांड दिख रही है, क्योंकि इन दिनों शादियों का सीजन भी है और आगे लोगों को लग रहा है कि ये एक अच्छी प्राइस एंट्री लेवल है, तो लोग आगे तक के लिए बुक कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा मोमेंटम अभी दिख रहा है। डिस्पाइट जो ड्यूटीज में इंक्रीज हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी को वो कॉल आया, तो इंडस्ट्री ने एक जो अप्रोच लिया कि आप अपना पुराना सोना लेकर आइए और अपनी जो रिलीजियस और फेस्टिव डिमांड्स हैं और शादी लाइट डिमांड है उसको पूरा कीजिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो 25% ओल्ड गोल्ड आता था वो रेशियो 60% तक पहुंच गया है।
तो लोग अपना ये काम भी पूरा हो रहा है, प्राइस भी अट्रैक्टिव हो गया है, तो इंडस्ट्री के लिए एक ये अच्छा क्वार्टर जा रहा है। अच्छा, क्योंकि आमतौर पे जब प्राइसेस थोड़ा ठहरते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, तो एक कंज्यूमर के मन में ये भी सवाल आता है तो कि शायद भाव और नीचे आ जाए, थोड़ा रुक जाते हैं। उस तरीके की रेस्ट्रिक्ट अप्रोच या बाइंग नेचर ऑब्जर्व किया है क्या आपने? देखिए अभी क्या है, मतलब ये गोल्ड के जो प्राइसेस है ना, जो कंज्यूमर है वो कॉशियस है, जिसको चाहिए वो ले रहा है, और उसको ये डर भी है कि प्राइसेस शायद फिर से नहीं बढ़ जाएं, लेकिन जिसको भी जरूरत नहीं है वो रुका हुआ है इन एंटिसिपेशन की प्राइसेस शायद फर्दर फिर से कुछ नीचे आ सकते हैं। तो इट्स अ वेरी कॉशियस एंड वॉलेटाइल मार्केट, डिमांड ड्रिवन है, जिसको चाहिए वो आगे बढ़ रहा है, जिसको इन्वेस्ट करना है वो थोड़ा रुका हुआ है। ओके ओके, और भाव को लेकर आनंद जी आपकी राय क्या है? क्योंकि प्राइसेस को भी आप क्लोजली वॉच करते हैं, और जिस तरीके के इंटरनेशनल मार्केट्स में क्यूज बने हुए हैं गोल्ड को लेकर, फिर चाहे वो यूएस ईरान की बात हो या फिर फेड रेट हाइक की बात हो, क्या व्यू है आपका भाव को लेकर? देखिए लॉन्ग टर्म में या मैं शॉर्ट टर्म अगर दिवाली तक की बात करता हूं, तो व्हाट वी सॉ लास्ट ईयर वो एक वन वे रैली थी। अभी जो होने वाला है, मैं वॉलेटिलिटी देख रहा हूँ प्राइसेस में, क्योंकि अभी ये ईरान वाला जो मामला है ये भी निपटता दिखाई नहीं दे रहा है। तो गोल्ड इज अ वेरी लिक्विड थिंग, क्योंकि लिक्विडिटी अगर चाहिए तो गोल्ड से मिलती है, भले वो रिटेल इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। तो आज जो इन्फ्लेशन है या जो ऑयल नेट डिस्रप्शन है, तो जो लिक्विडिटी चाहिए, तो उस वजह से प्राइसेस एकदम उस डिप्रेशन में आते हैं और एकदम ही रैली चली जाती है। तो मुझे जो लग रहा है कि एक प्राइसेस लेवल में करीब 1,50,000 1,55,000 के आसपास ये मैक्सिमम प्राइसेस जा सकता है, और लोअर लेवल में मुझे सपोर्ट राउंड अबाउट इंडियन रुपीस में 1,30,000 1,35,000 के आसपास दिखता है। रेंज बाउंड दिख रहा है, उससे ज्यादा मुझे मूवमेंट नहीं दिख रहा है इसमें। मनोज जी आपकी राय क्या है भाव को लेकर? रेंज बाउंड रह सकते हैं प्राइसेस या यहाँ से और नीचे भी आ सकते हैं? देखिए वेरी शॉर्ट टर्म अगर बात करें दीपाली जी, तो मेरा मानना है कि एक दायरा ही रहेगा। जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें हैं वो $3,950 से $4,140 का एक रेंज रह सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में इस वीक के लिए अगर बात करें तो 1,41,000 से 1,45,000 का दायरा रहेगा। ये वीक काफी क्रूशियल है गोल्ड सिल्वर के लिए, क्योंकि यहाँ पे केविन वॉश की स्पीच भी है और यूएस के जो जॉब के डेटा भी आना है, साथ ही यूएस ईरान की वार्ता भी अगले दौर की इस सप्ताह होने वाली है। तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पे बड़ी बढ़त की संभावना नहीं है। जिस तरह से फेड रेट हाइक का एक फियर यहाँ पे बना हुआ है, और इस सप्ताह होने वाली फेड चेयरमैन की स्पीच यहाँ पे मार्केट को एक डायरेक्शन देती हुई नजर आई। रवि, आप क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को सोने पर, अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों पर्सपेक्टिव से देखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ से बेस कहाँ बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि एक सवाल सबके मन में है जिसको लेकर क्लैरिटी इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि क्या प्राइसेस यहाँ से नीचे कितना और जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं खरीदारी करने का। तो उनके लिए क्या सजेशन है, क्या सलाह है आपकी तरफ से? जरूर से प्राइसेस काफी रेंज बाउंड, आई थिंक 3900 डाउन साइड एक अच्छा सपोर्ट है, 4100 प्लेसमेंट लेवल विदाउट एनी चेंज इन मेजर फंडामेंटल। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस एक कंसोलिडेशन मूड में ही रहेंगे। हालांकि डोमेस्टिक प्राइसेस ड्यू टू हाइक इन ड्यूटी एंड साथ में रुपी वीकनेस, यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस हमने वर्सेस इंटरनेशनल प्राइसेस देखा है। शायद डोमेस्टिक प्राइसेस आपको मींस लेवल देख के लगे कि ऊपर है, बट इंटरनेशनल प्राइसेस अपने अहम सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि प्राइसेस 3900 से 3940 के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं। तो डाउन साइड ये बेस बना रहेगा, एंड कुछ भी यहाँ पे दो साइड हो सकता है। एक केविन वॉश है, उसकी जो लास्ट पॉलिसी थी, उन्होंने जो पॉलिसी मीटिंग में अपने कमेंट्स दिए थे वो हॉकिश कमेंट थे, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन इतने हॉकिश कमेंट की नहीं थी। तो अगर ईसीबी की जो मीटिंग में अगर वो जो पॉलिसी कमेंट्स मींस के तीनों सेंट्रल बैंक हेड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड फेडरल रिजर्व, तो तीनों के कमेंट होगी, तो थोड़ा भी अगर डविशनेस हुआ कमेंट में ड्यू टू दिस सडन फॉल इन क्रूड प्राइसेस, तो मुझे लग रहा है प्राइसेस उसको रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होगा ये सप्ताह का। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 3900 का बेस पकड़ के चले, एंड अपर साइड 4100 से 4150 के आसपास प्लेसमेंट होगा।
एंड शायद लग रहा है कि थोड़ा रेंज में ही ट्रेड होगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो जब तक डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे नहीं आता, बहुत बड़ा एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। तो दोनों साइड के फंडामेंटल पे प्राइस इस रेंज में रह सकते हैं। ओके, तो ये चर्चा हुई सोने की, और इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। आनंद जी और प्रफुल्ल जी, आप दोनों का शुक्रिया अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, और मनोज कुमार जैन, रवि देवरा हमारे साथ बने हुए। लौटेंगे तो बात करेंगे चांदी की, बेस मेटल्स की, बाकी स्ट्रेटेजीज पर भी करेंगे फोकस। चलो वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। मनोज कुमार जैन, रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं, और अब बात कर लेते हैं चांदी की। इंटरनेशनल मार्केट्स में $60 के नीचे प्राइसेस कंसिस्टेंटली अप ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीकनेस क्लियरली है, और जैसे हमने शो की शुरुआत में भी कहा कि प्राइसेस अपने हाई से ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं। चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपेयर करें या फिर डोमेस्टिक मार्केट में ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं। मनोज जी, आप कैसे देख रहे हैं सिल्वर के प्राइसेस को? यहाँ से और कितना नीचे जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है? देखिए, यहाँ पे जो फेड रेट हाइक का फियर है उसी के चलते प्रेशर है, और स्पेशली मेटल्स में ज्यादा दबाव है। और हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर कीमतें $60 के नीचे बनी रहती है, तो एक बार 55 से $52 तक के जो रेंजेस है वो यहाँ रिटेस्ट हो सकते हैं। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2 लाख, 5 हजार, 2 लाख तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन जो है पिछले सप्ताह देख चुके हैं, और लगातार 7 सप्ताह की गिरावट जो है चांदी में देखने को मिली। काफी ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आ चुका है, तो एक पुलबैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस सप्ताह, और कीमतें फिर एक बार $61 इंटरनेशनल मार्केट में, और लगभग 2,30,000 से 2,32,000 भारतीय बाजारों में लेवल रिटेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे अगर अभी करंट पोजीशन पे किसी को रणनीति बनानी है, तो सिल्वर में 2,21,000 के आसपास बाइंग जो है वो की जा सकती है, 2,18,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 2,26,000 और 2,28,000 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो निचले स्तरों पर यहाँ पे बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी, पुलबैक जो है वो कीमतों में देखने को मिल सकता है। ओके, आप क्या सलाह दे रहे हैं सिल्वर पर रवि अपने क्लाइंट्स को? जब से डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस 50% रिट्रेसमेंट के आसपास ही है, एंड इंटरनेशनल प्राइसेस ने ये रिट्रेसमेंट ब्रेक कर दिया, तो ऑल ओवर लग रहा है कि प्राइसेस में हायर लेवल पे कैप बना रहेगा एंड रेस्टिव ट्रेंड रहेगा। इंट्राडे एंड एक दो ट्रेडिंग सेशन के पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से एक बाइंग आएगी, क्योंकि ओवरसोल्ड के आसपास प्राइसेस आ चुके हैं। अभी जिस हिसाब से करेक्शन आया है, तो मुझे लग रहा है 2,21,200 के आसपास एक काफी अहम सपोर्ट है। सपोर्ट के आसपास मिले तो कॉन्ट्रा कॉल लेके बाय करें, एंड 2,20,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप रुक सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रखें। अपर साइड 2,26,000, 2,25,800 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जब ये फर्स्ट को मींस की केविन वॉर्स की स्पीच होगी, एडीपी नॉन फार्म डेटा आएंगे, ये डेटा मोर क्लैरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बट तब तक मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लॉन्ग ट्रेंड के लिए एंड मीडियम टू मींस के लॉन्ग आउटलुक के लिए यहाँ पे 100 के नीचे डॉलर इंडेक्स जब तक नहीं आता, तब तक बड़ी अपसाइड पॉसिबल नहीं दिख रही। ओके, क्विकली बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, क्योंकि यहाँ भी हमने साइडवेज या फिर थोड़ा प्रेशर ही देखा है। मनोज जी, क्या ओवरऑल व्यू है एज अ पैक पूरे ही बेस मेटल्स पर? कहीं डिप्स पर बाय कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ओवरऑल बेस मेटल पैक में प्रेशर बना रह सकता है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन ओवरऑल बेस मेटल पैक भी यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक पुलबैक यहाँ भी संभावित है। कॉपर यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पैक में बेहतर लगता है। कॉपर का जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे डिप्स में 1260 के स्तर मिले तो बाय करना चाहिए। 1245 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में हमारा मानना है कि 1274 और 1280 तक के लक्ष्य वहां देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर बेहतर लगता है। पुलबैक यहाँ पे 1280 तक संभावित। ओके, रवि, आप कुछ पिक कर रहे हैं क्या बेस मेटल से? जब से थोड़ा कॉपर में एलएमई में ड्रॉडाउन चालू हुआ इन्वेंटरीज में, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को लोअर लेवल से कॉपर में सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि जिंक हो या निकल हो, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर एक्सटेंसिव है एंड इन्वेंटरीज पे इतना ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं है, तो मुझे लग रहा है कॉन्ट्रा को लेना है तो कॉपर में आप जा सकते हैं 1260 के करीब।
1252 वुड बी स्टॉप लॉस एंड अपर साइड जो टारगेट है 1280 तक आ सकता है। तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करनी चाहिए। अगर क्रूड के प्राइसेस यहाँ से ज्यादा नहीं बढ़ते तो शायद बॉन्ड यील्ड है वो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। तो इसका एक फायदा है आगे जाके मेटल्स को मिल सकता है। और ये सप्ताह में वर्ल्ड की सारी लीडिंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, यूरोप, यूएस के मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने, डेटा के एक्सपेक्टेशंस थोड़े बेटर ही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस मेटल में 1-2 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ कॉपर में बाई किया जा सकता है। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सोने चांदी पर, साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर की भी हुई यहाँ पर चर्चा। शुक्रिया रवि और मनोज जी आप दोनों का आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।